कांग्रेस की स्थापना करा चुके थे। कांग्रेस के पहले जो चरण थे, स्वतंत्रता संग्राम के जो पहले चरण थे कांग्रेस की स्थापना और उसके विकास का, उसको हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरे चरण जो उग्रवादी चरण थे, उसके जो 3 आयाम थे उसमें हम लोग 2 आयाम पढ़ चुके थे। तीसरे आयाम की व्याख्या होनी थी और तीसरा आयाम था कि 1905 से लेकर 1917 के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई और कि उसने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया। इसी कड़ी में हम लोग उग्रवादी चरण में एक और धारा को पढ़ेंगे जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, और वो धारा था क्रांतिकारी आंदोलन का विकास। आपकी परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में आप देखिएगा तो क्रांतिकारी आंदोलन के विकास से संबंधित प्रश्न बड़ी संख्या में पूछे गए हैं। स्वाभाविक है कि आप उन बिंदुओं को पहले स्पष्टता से, विस्तार से थोड़ा जान लीजिए, उसी में क्वेश्चन भी आपके छुपे हुए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो पूर्व में पढ़ाया गया है, बिल्कुल शुरू से ही सारी चीजें बताई गई है और डिटेल ही बताई गई है। कहीं भी किसी भी रूप में लघु रास्ता नहीं अपनाया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। 1905 से हमारी आज की टॉपिक है। 1905 से लेकर 1917 तक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं और एवं बिहार के संदर्भ, तो बिहार विशेष भी हम लोग देखेंगे। बिहार के संदर्भ कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोग बिहार के विशेष संदर्भ में भी देखेंगे। और यह है उग्रवादी चरण, या इसको यदि दूसरे रूप में देखिए तो या उग्रवादी चरण में राष्ट्रीय घटना बिहार के विशेष संदर्भ में। आपकी जानकारी में पूर्व में भी दिया जा चुका है कि 1905 से 1917 तक जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या क्या है। सबसे महत्वपूर्ण घटना है बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के साथ ही स्वदेशी आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना में क्या है, तो जब आप स्वदेशी की बात करेंगे तो शिमला प्रतिनिधि मंडल और फिर मुस्लिम लीग की स्थापना है। सूरत का विभाजन है। सूरत के विभाजन के क्रम में ही आप देखेंगे तो मार्ले मिंटो सुधार, उसने भी भारतीय राष्ट्रवाद की धारा को प्रभावित किया। फिर मार्ले मिंटो सुधार के कड़ी में ही आप कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को भी देखेंगे। गदर आंदोलन का विकास हुआ, ठीक है कि नहीं, होम रूल आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण और फिर गांधी का आगमन। तो मोटे तौर पे ये जो 7-8 घटनाएं हैं और इस 7-8 घटनाओं पर भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। सूरत का अधिवेशन तो ऐसे भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उग्रवादी और उदारवादी विचारधारा के बीच में जो टकराहट की उत्कर्ष देखी गई वो सूरत में ही देखी गई। तो हम लोग पहले बंगाल के विभाजन को देखना चाहेंगे और बंगाल के विभाजन के बाद हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो बेहतर होगा कि बंगाल के विभाजन से हम अपनी परिचर्चा का आरंभ करें। बंगाल का विभाजन और विस्तार से पढ़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, विस्तार से हम इन चीजों को देखना चाहेंगे। 1905 बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण थे, इन सबको हम लोग देखना चाहेंगे। चलेंगे, शुरुआत करेंगे, लिखेंगे। भारत में तत्कालीन समय में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत
सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था और लगभग 25% भारत की आबादी का हिस्सा बंगाल के पास और लगभग 25% जनसंख्या बंगाल में थी, बंगाल में थी। मुसलमानों की संख्या भारत में उस समय सबसे अधिक बंगाल में ही थी। मुसलमानों की संख्या उस समय सबसे अधिक बंगाल में ही थी, बंगाल में ही थी। ये आंकड़े मैं नहीं बता रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं, आप लोग की जानकारी में मैं दे दूं कि ये जो आंकड़ा मैंने कहा कि सबसे बड़ा प्रांत 25% आबादी किसका? भारत का। कहां? बंगाल में। उस समय पूर्वी और पश्चिमी बंगाल नहीं होता था, उस समय कैसा बंगाल था? एकीकृत बंगाल था। मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक, मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक। ये जो आंकड़े हैं ये 1901 की जो जनगणना है, आप लोग को याद होगा कि जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हो गई थी, याद है ना? आप लोग को याद होगा उस समय मेयो थे भारत के वायसराय, और मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति के कारण जाना जाता है। इसी के समय सबसे पहले फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की नीति भी बनाई गई थी और जनगणना भी हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना 1881 में हुआ। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? रिपन्त, याद रखिएगा। सबसे लोकप्रिय वायसराय थे, स्थानीय स्वशासन के पिता कहे जाते हैं। तो ये सब ऐसे छोटे बड़े तथ्य हैं जो हमेशा याद रखना। तो 1901 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत का 1/4 हिस्सा, एनसीईआरटी भी लिखता है कि पूरे भारत का 1/4 हिस्सा बंगाल में था। बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ भी था, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों का गढ़ भी था। बंगाल क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादियों का गर्वित। अब देखो, यहीं पर अंग्रेजों ने, और बंगाल देश का नेतृत्व कर रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। यहीं पर अंग्रेजों ने एक चाल चली। आपकी जानकारी में है कि ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि बंगाल एक ताकत है, बंगाल एक ताकत, और उस ताकत को कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रवादी आंदोलन का गढ़ भी था, क्रांतिकारियों का गढ़ भी था, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर भी करना था। और ऐसी स्थिति में इसने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, जो आज की भी शासन तंत्र के द्वारा कहीं ना कहीं उन बिंदुओं को लिया जाता है। तो डिवाइड एंड रूल के द्वारा इस राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को, या जो गढ़ था, उसको कमजोर करना चाह रहे। लिखिए पैराग्राफ चेंज। क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का बंगाल गढ़ भी था। इसी कड़ी में भारत सरकार के गृह सचिव रिस्ले ने 1903 में, इसी कड़ी में भारत सरकार के गृह सचिव रिस्ले, याद है ना,
भारत सरकार के गृह सचिव रिसले ने 1903 में 1903 में 1903 में धन्यवाद, भारत के बंगाल के विभाजन का एक प्रस्ताव दिया। बंगाल के विभाजन का एक प्रस्ताव दिया और कहा भी, क्या कहा कि बंगाल, संपूर्ण बंगाल एक ताकत, और कहा भी संपूर्ण बंगाल एक ताकत, संपूर्ण बंगाल एक ताकत। ठीक है, संपूर्ण बंगाल एक ताकत। इस प्रस्ताव का समर्थन लेफ्टिनेंट गवर्नर, तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या नाम था, वेरी गुड, फ्रेजर। इस प्रस्ताव का समर्थन तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, पॉइंट करके लिख रहे हैं ना, तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर ने किया, फ्रेजर और वायसराय कर्जन ने किया, कर्जन ने किया। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखना। रिसले, कौन कौन नाम है, रिसले, रिसले क्या थे, गृह सचिव। तो रिसले ने क्या दिया, विभाजन का प्रस्ताव। कब दिया, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 1903 में, 3 दिसंबर 1903 इत्यादि का समय था। इसके बाद आइए, इसका समर्थन किसने किया, इसका समर्थन फ्रेजर एवं कर्जन, इस दोनों ने क्या किया, सपोर्ट, किस चीज का, विभाजन का। इसी करीब कालांतर में कर्जन ने उस चाल को क्या किया, आगे बढ़ाया, और अपने रीजन का या उस समय के कोई भी वायसराय थे उसके सबसे विवादास्पद फैसला, बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी। यही ना है कहानी, जिसका सामान्य उद्देश्य तो कहा कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है और बंगाल में गुड गवर्नेंस लाना है। आज तक गुड गवर्नेंस नहीं आई है, 100 साल पहले गुड गवर्नेंस की बात कर रहा था कि बंगाल चूंकि बहुत बड़ा है और सुशासन लाना है, तो इसीलिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। वास्तविकता तो थी, ये तो तथ्य था, इसलिए ऊपर में लिखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन उसमें जो एक लाइन और लिखा कि मुसलमानों की संख्या अधिक थी। ठीक है कि नहीं, तो उसके अहम को भी संतुष्टि प्रदान करने के लिए फूट और डालो राज करो की नीति के आधार पे राष्ट्रवाद की धारा, क्रांतिकारियों की धारा को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने या कर्जन साहब ने बंगाल की विभाजन, लेकिन उद्देश्य, हिडन उद्देश्य ही था, मूल उद्देश्य, लेकिन सामान्य उद्देश्य क्या बताया, प्रशासनिक। तो उसको ऐसे लिखोगे, कालांतर में, कालांतर में कर्जन ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी, या विभाजन के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी, विभाजन के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी, विभाजन के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी, और अब तक का सबसे विवादास्पद फैसला लिया, और अब तक का सबसे विवादास्पद फैसला लिया। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को कमजोर करना था, राष्ट्रीय आंदोलन के धारा को कमजोर करना था,
लेकिन तर्क यह दिया गया, तर्क प्रशासनिक कठिनाई बताई गई। तर्क प्रशासनिक कठिनाई बताई गई। तर्क प्रशासनिक कठिनाई बताई गई। ठीक है, तर्क क्या बताया गया? प्रशासनिक बताया गया। इतिहासकारों के अनुसार इसके विभाजन लिखेंगे। इतिहासकारों के अनुसार इसके विभाजन का आधार धार्मिक था। इतिहासकारों के अनुसार इसके विभाजन का उद्देश्य धार्मिक था, भाषाई था। धार्मिक और भाषाई था। ठीक है, आप देखिएगा तो बंगाल का जो मैप है या जैसा भी हो, ये था पश्चिम बंगाल, ये था पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल ये क्या था? वेस्ट बंगाल। 5 करोड़ टोटल आबादी थी। इसकी आबादी थी लगभग 3 करोड़। इस 3 करोड़ में 1.2 करोड़ हिंदू था, 1.8 करोड़ मुस्लिम था। इसमें 4.2 करोड़ लगभग हिंदू थे और पॉइंट जो भी बचे वो मुस्लिम थे। इसकी भाषा यहाँ पर बंगाली था मोस्टली, यहाँ दोनों मिश्रित था, बंगाली उर्दू दोनों था। तो इतिहासकारों ने यही तर्क दिया। अच्छा, इस मैप को बनाइएगा नहीं, मैंने एक टेंटेटिव खींचा है, ठीक है कि नहीं? तो मोटे तौर पे थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन समझना है मूल चीज था कि आप पश्चिम और पूर्वी बंगाल को, ये पूर्वी बंगाल है और दोनों के विषय में मैं आपको, अच्छा दोनों की दूरी भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है कि नहीं? देखो आज बांग्लादेश है, उस पूर्वी बंगाल पे आज बांग्लादेश है, ठीक है कि नहीं? और इधर पश्चिम बंगाल है, बिहार भी उसी में था। हाँ, बहुत अच्छी बात कहा। उड़ीसा भी उसी में था, झारखंड भी उसी में था। कितना बड़ा था बंगाल। माने उसके बावजूद माने इस वेस्ट बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये 4 राज्य मिला के आज का, और उस समय का उस समय का पूर्वी बंगाल, आज बांग्लादेश। वास्तविकता तो थी, इसलिए इतिहासकारों, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? दोनों तरफ जनसंख्या जो थी उसमें मुस्लिम बहुलता थी। यहाँ 1 करोड़ लगभग थी, यहाँ 2 करोड़ लगभग थी। आपस में लड़ाना भिड़ाना था जिससे कि राष्ट्रवादी धारा कुंद पड़ जाता। तो यही लिखिएगा, ऐसे लिखो। क्या लिखे थे? तर्क लिख लिए थे? तर्क लिख लिए थे ना? इतिहासकारों ने इसीलिए इतिहासकारों ने बंगाल में बंगाली को, बंगाली भाषा को अल्पसंख्यक कर दिया। अल्पसंख्यक कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया? अब तुम यहां देखोगे, अब इसकी जो 3 करोड़ आबादी है, ये 3 करोड़ आबादी किसकी थी? बिहार की और उड़ीसा की। तो बिहार क्या बोलता था? हिंदी। हम लोग क्या बोलते थे? हिंदी। और उड़ीसा के लोग क्या बोलते थे? उड़िया। तो उड़िया। रेस्ट जो थे बंगाली बोलते थे। तो बंगाली भाषा को भी अल्पसंख्यक, वो इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है कि नहीं? तो एक साथ कई जगह फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई जा रही थी। उस समय संजोग से बिहार का पृथक प्रांत के लिए थोड़ा बहुत धुआं भी उठने लगा था 1894 से ही। वो भी आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। इस कक्षा से लेकर उस कक्षा तक कहीं कोई कमी नहीं रहने दी गई है, ठीक है कि नहीं?
अब तो अब आपके रिवीजन और कितना आप मैनेजमेंट करते हैं इस पे डिपेंड करता है। इसी क्रम में मेरे द्वारा यह इस बात की जानकारी दी गई कि भाषाई आधार पे और पृथक जो प्रशासनिक कारण थे वो, मतलब हर का अलग, सरकार का तर्क था प्रशासनिक, इतिहासकार का तर्क था धार्मिक और भाषाई, लेकिन जो मूल तर्क है, मूल उद्देश्य है, वो है राष्ट्रवादी की धारा को कमजोर करना। बस इस बिंदु को आपने समझा। अब आइए, विभाजन से संबंधित 4 तारीख है, उसी 4 तारीख से हम क्वेश्चन बैंक भी लाए हैं। पहले नारायण जी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, लाए कि नहीं लाए, नहीं लाए, हम ले आए हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये एक क्वेश्चन बराबर पूछता है कि विभाजन कब पेश किया गया, नहीं, विभाजन कब लागू किया गया और स्वदेशी आंदोलन कब लागू हुआ। ये 4 तारीख जो है उसको आप याद कर लीजिए। तो लिखिए इस कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट, विभाजन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो निम्नलिखित है। चार महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो निम्नलिखित है। विभाजन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण तिथि। चार महत्वपूर्ण तिथियां हैं। सबसे पहले लिखो 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, पहले तारीख लिखो, 7 अगस्त 1905 और 16 अक्टूबर 1905, यही ना है 4। 19 जुलाई 1905, पहले चाहो तारीख लिख लो, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905 और बोलो 16 अक्टूबर 1905। उन्नीस जुलाई अब 20 जुलाई बराबर कंफ्यूजन हो जाती है। उस दिन विभाजन का प्रस्ताव को रखा गया, इस दिन पास कर दिया। परीक्षा में हालांकि कोई एक ही तारीख रहता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि दोनों तारीख दे देता है, तो जो दे दे उस पर टिक लगा देना है। तो लिखेंगे विभाजन का प्रस्ताव पेश, विभाजन प्रस्ताव पेश, एकदम रटा रहना चाहिए, इसमें इफ बट नहीं, इसमें है विभाजन प्रस्ताव पारित, ठीक है, विभाजन प्रस्ताव पारित, टिक लगाओ दोनों पे, ठीक है। 7 अगस्त को बताए थे अभी जस्ट कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी। इसी दिन से टाउन हॉल बंगाल से एसएन बनर्जी, याद है ना, एसएन बनर्जी के द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार लागू नारा के साथ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, ये लिख दीजिए। सुरेंद्रनाथ टाउन हॉल में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया, टाउन हॉल कलकत्ता में। ऐसा नहीं कलकत्ता छूट गया, परीक्षा में पूछ दिया आपके असर कहां लिखाए थे, अरे यार जब भी बंगाल का विभाजन पढ़ रहे थे तो कलकत्ता ही होगा, ठीक है, कुछ तो कॉमन सेंस भी लगाते रहना चाहिए। टाउन हॉल कलकत्ता, एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, यहीं से 2 तत्व जुड़े, स्वदेशी और बहिष्कार।
की शुरुआत। अब लिख दो 16 अक्टूबर विभाजन लागू, विभाजन लागू। आप देखे होंगे क्वेश्चन बैंक। अब जैसा जो क्वेश्चन रहेगा अब बना सकते हैं कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन का रिवीजन हो गया आपका। जैसा क्वेश्चन यदि पूछा विभाजन का प्रस्ताव कब पेश किया गया, 19 जुलाई याद रखिए, पारित 20 जुलाई, 7 अगस्त को विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। और ये 7 अगस्त को हम लोग याद होगा हथकरघा दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था पिछले साल। तो यूपीएससी तो स्टेट क्वेश्चन देता नहीं है, सत्य पर विचार करने में दिया कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कारण इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है कि नहीं। और उसी को स्मरणीय बनाने के लिए, क्योंकि स्वदेशी हथकरघा किसका प्रतीक है, स्वदेशी का प्रतीक। और हम यहाँ तथ्य के दृष्टि से देख रहे हैं, तो मैं बराबर कहता हूं कि बीपीएससी तथ्यों की कितनी जानकारी रखते हैं इस पर आधारित परीक्षा है। हालांकि अब ये चीज चेंज हो रही है धीरे धीरे। और यूपीएससी तथ्यों की कितनी समझ रखते हैं इस पे आधारित परीक्षा है। यूपीएससी में तथ्य थोड़ा बहुत याद भी रहना चाहिए, लेकिन आप बहुत सारे तथ्य याद नहीं किए हैं तो कोई खास बात नहीं है। जैसे ये चारों तथ्य यूपीएससी में याद नहीं किया तो कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है कि नहीं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझ रखना है। लेकिन बीपीएससी में नहीं याद किए तो बर्बाद हो जाएगी। तो हर जगह का अपना अलग अलग क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है कि नहीं। इसी क्रम में आपको जानना है, एक मिनट, ठीक है। इसी कड़ी में आपको जानना है ये चारों बातें। पहला पहला बताइए, लेकिन आपकी जानकारी में दे दें कि जैसे 7 अगस्त स्वदेशी दिवस है, हथकरघा दिवस है आज की तारीख में, तो 16 अक्टूबर क्या था, रक्षाबंधन दिवस था, मैत्री दिवस था, राष्ट्रीय शोक दिवस था। ये सभी दिवस को हम लोग देखेंगे जन एकता दिवस था। तो लिखेंगे, याद रखें कि 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाया। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस, मैत्री दिवस, मैत्री दिवस, मैत्री दिवस, जन एकता दिवस, जन एकता दिवस मनाया गया, मनाया गया, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके, बंगाल विभाजन के संबंध में कई कथन भी महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कई कथन भी महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कई कथन भी महत्वपूर्ण है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का वास्तविक जागरण, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ, बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ।
गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने यह कहा कि बंगाल विभाजन हमारे हाल पर नमक की तरह था, हमारे हाल पे नमक की तरह था और एक निर्मम भूल थी, और एक निर्मम भूल थी, और एक निर्मम भूल थी। एक निर्मम भूल थी। ठीक है, निर्मम भूल थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। एक थे फूलर, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अभी बताए थे। फूलर ने कहा कि हमारी दो पत्नी, हमारी नहीं, फूलर ने बताया कि मेरी दो पत्नी, मेरी दो पत्नी है, मुस्लिम बेगम मुझे सबसे प्रिय है। मेरी दो पत्नी है, मुस्लिम बेगम हमें, ये किसने कहा था? ये फूलर ने कहा था। लिखेंगे फूलर के अनुसार, फूलर के अनुसार, फूलर के अनुसार क्या? मेरी दो पत्नी है, मेरी दो पत्नी है, इनमें मुस्लिम बेगम सबसे प्रिय, सबसे प्रिय है। चलिए, ये चार, ये इसके अलावा ऊपर में एक स्टेटमेंट लिखाए थे। रिस्ले ने कहा था कि संपूर्ण बंगाल एक ताकत है, इसलिए उसका विभाजन के जो कई रास्ते हैं उसमें, और इसलिए उसे कमजोर करने के कई रास्ते हैं, उसमें विभाजन सबसे सरल रास्ता है। इसलिए विभाजन का उन्होंने प्रस्ताव भी दिया, और उन्हें ऐसा लगा कि इस विभाजन से, इस विभाजन की नीति से निश्चित तौर पे जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। इसी क्रम में आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन की शुरुआत कब से हो गई? स्वदेशी आंदोलन की तिथि से ही। और आप लोग को याद होगा कि एक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी। किसका था? कृष्ण कुमार मित्र का। उसमें उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार कार्यक्रम को अपनाने पर बल दिया, जिससे अंग्रेजों का आर्थिक नुकसान पहुंचा। क्योंकि जैसे ही हम स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाने लगे तो अंग्रेजों का क्या हुआ? आर्थिक नुकसान हुआ। तो लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में, कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में किस चीज को अपनाने पे बल दिया? स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, ठीक है, पर बल दिया। इस नीति से सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा। आर्थिक नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई और कार्यक्रम समावेशित किए गए।
जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। सरकारी स्कूल कॉलेज माने सरकारी वस्तु का ही बहिष्कार नहीं करना है, विदेशी वस्तु का ही बहिष्कार नहीं करना, बल्कि सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार लिख देंगे। जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, नौकरी का बहिष्कार, सरकारी नौकरी और सरकारी अदालतों का बहिष्कार, बहिष्कार। ठीक है। स्वदेशी उद्योग की स्थापना, स्वदेशी उद्योग की स्थापना, स्वदेशी उद्योग की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पद्धति को लागू करना, स्वदेशी उद्योग की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को लागू करना, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को लागू करना, सामाजिक सुधार के कार्यों को बढ़ावा देना, सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ये सारे निगेटिव पॉजिटिव कार्यक्रम थे। पॉजिटिव कार्यक्रम क्या था इसमें? स्वदेशी उद्योग, सरकारी शिक्षा पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और सामाजिक सुधार के कार्य। अब इन सब का इंपैक्ट हुआ विभिन्न, न केवल बंगाल में पड़ा, बंगाल के बाहर भी गए। तो लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन न केवल बंगाल में बल्कि बंगाल के बाहर भी गया। बंगाल में कौन नेतृत्व कर रहे थे? भी तो पढ़ाए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल के बाहर भी गया, जैसे दिल्ली में सैयद हैदर रजा, जैसे दिल्ली में सैयद हैदर रजा, संयुक्त प्रांत में लाला लाजपत राय, संयुक्त प्रांत में लाला लाजपत राय, संयुक्त प्रांत में लाला लाजपत राय, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, सी पिल्लई, बिपिन चंद्र पाल और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। बॉम्बे में तिलक, बॉम्बे में तिलक, पंजाब में अजीत सिंह, अजीत सिंह ने क्या किया? इसका विभिन्न विभिन्न जगहों पर नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन आपने देखा, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन क्या क्या देखा? स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में देखा पहला चीज देखा क्या? कार्यक्रम। कार्यक्रम के दो भाग देखा, नहीं देखा? एक नकारात्मक कार्यक्रम, एक सकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक में क्या था? बहिष्कार। नकारात्मक सब चीज का बहिष्कार, बहिष्कार। और इसमें क्या था? स्वदेशी, स्वदेशी उद्योग, अपनी राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार। फिर इसका विस्तार कहां कहां हुआ? हाँ, तो पंजाब में कौन ले गया? अजीत सिंह। बॉम्बे में तिलक, बॉम्बे में कौन थे? तिलक। दिल्ली में हैदर रजा,
मद्रास में श्री पिल्लई और बिपिन चंद्र पाल। एवं एक और थाना संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, पंजाब का शेर। ये आपका अब इस कड़ी में स्वदेशी उद्योग जैसे बंगाल केमिकल्स पीसी घोष ने खोला, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ तो सब लिख देंगे, लिखेंगे। इस आंदोलन के विकास के कड़ी में पीसी घोष ने बंगाल केमिकल्स खोला। पीसी घोष ने बंगाल केमिकल्स खोला। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास में गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। इसी कड़ी में बंगाल नेशनल कॉलेज बना, जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष बनाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में, और फिर बंगाल नेशनल कॉलेज बना, जिसके पहले प्रिंसिपल अरविंद घोष बनाए गए। मद्रास में पचपैया राष्ट्रीय कॉलेज बना। मद्रास में पचपैया राष्ट्रीय कॉलेज बना। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गीत आंदोलन का गीत बन गया। आंदोलन का गीत बन गया। टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आज बांग्लादेश का गीत है। अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। जिसकी 1906 में प्रथम छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को दी गई। प्रथम छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को दी गई। नंदलाल बोस को दी गई। ठीक है। लेकिन यह आंदोलन नेतृत्व की कमी, आपसी समन्वय और धार्मिक प्रतीक चिन्ह के कारण और
धार्मिक प्रतीक चिन्ह के कारण सफल न हो सका। धार्मिक प्रतीक चिन्ह के कारण सफल न हो सका। सफल न हो सका। ठीक है। नोट, नोट लिख दीजिए। बनारस अधिवेशन 1905 में, बनारस अधिवेशन 1905 में कौन थे अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन 1905 में, 1905 में गोखले की अध्यक्षता में, गोखले की अध्यक्षता में गोखले की अध्यक्षता में, नोट में लिख देंगे, गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया, दिया गया। ठीक है। न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया के लेखक और प्रसिद्ध पत्रकार, न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया के लेखक और प्रसिद्ध, नोट नंबर 2, न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया के लेखक और प्रसिद्ध पत्रकार प्रसिद्ध पत्रकार प्रसिद्ध पत्रकार नेविन्सन, H.W. नेविन्सन, H.W. नेविन्सन, H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के मूल स्वरूप की आलोचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के मूल स्वरूप की आलोचना की। मूल स्वरूप की आलोचना की। ठीक है। ध्यान रखें कि इस आंदोलन में, ध्यान रखें कि इस आंदोलन में, इस आंदोलन में कृषक और मुसलमान बड़े स्तर पे नहीं जुड़ सके, वारिसाल को छोड़कर, वारिसाल को छोड़कर। वारिसाल को छोड़कर, किसको छोड़कर? वारिसाल को छोड़कर। उन्नीस सौ छह के कांग्रेस के अधिवेशन में, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष नेरोजी थे, जिसके अध्यक्ष नेरोजी थे, वहां स्वराज्य शब्द पहली बार व्यक्त किया गया। वहां स्वराज्य शब्द पहली बार व्यक्त किए गए और नेरोजी ने कहा भी कि स्वराज्य से कम अब कुछ भी संभव नहीं। और नेरोजी ने कहा भी कि अब स्वराज्य से कम कुछ भी संभव नहीं। स्वराज्य से कम कुछ भी संभव नहीं। ठीक है। स्वराज्य से कम कुछ भी संभव नहीं। बस तो ये छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे तथ्य
और इसके आलोक में हम लोगों ने एक बहुत बड़े चैप्टर जहां से क्वेश्चन आना तय होता है, और ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप देखेंगे कि बड़े से बड़े कमीशन में भी इस तरह के प्रश्न यदि आप इस तरह से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के साथ तथ्यों को याद करते हुए समझते हैं, तो फिर किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैं महसूस करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये भाग क्या हो गया, समाप्त। अब आइए, अब 1905 से लेकर 1917 तक में ये बिंदु थे। कमलेश जी रिकॉर्डिंग एक भेजिएगा, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। अब रिकॉर्डिंग बंद कीजिए।